स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर, यानी कि एक इमेज आपको एक क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर्मूलाज की। कौन सा फॉर्मूला किसका है, किसके अंदर आता है, कैसे आता है। ओके जयंत, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी जो है आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं वही सबसे पहले आज आपको एक ही चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट इज रेशियो। रेशियो होता क्या है? तो मेरे हिसाब से अगर बुक को नहीं रटे नहीं, अगर समझे, तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन करना, किसमें कंपेयर करना, किनको कंपेयर करना? कंपेयर एनी टू आइटम्स, प्रोडक्ट्स, या कोई भी टू थिंग्स, किन्हीं दो चीज़ों की तुलना। अगर किसी दो चीज़ों की हमको क्या करना हो, कंपेयर करना हो, उनकी आपस में क्या करनी हो, तुलना करनी है। वो कोई भी दो चीज़, रिजल्ट हो सकते हैं या फिर वो आपके कोई दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ भी दो चीज़ें। जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा उससे घर में भी तो होती है अपनी तुलना, सिस्टर, ब्रदर, बड़ा भाई, छोटा भाई, कंपैरिजन होता है ना फैमिली के अंदर। ये मेरा प्यारा बच्चा है, ये एकदम बदमाश बच्चा है, ये हो गया रेशियो। तो रेशियो का मतलब, अब यहाँ पर हम ऐसी कोई रेशियो की कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। हम करने वाले हैं जो कंपैरिजन है वो फाइनेंशियली, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वित्तीय व्यवहार जो होते हैं, हम उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के जो तरीके हैं वो आपको सीखने होंगे। सबसे पहले देखो, कंपेयर दो चीज़ों को रेशियो में भी किया जा सकता है। इस रेशियो को हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इस रेशियो को हम परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये जो रेशियो है, इस रेशियो का एक्सप्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम अभी करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, जो अभिव्यक्ति बोलते हैं हिंदी के अंदर, इसको एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। इस रेशियो को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इस कंपैरिजन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के। किसी भी रेशियो को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो है नेट रेशियो, ठीक है। कौन सा है? नेट। सॉरी, एक तो है नेट रेशियो, यानी कि शुद्ध अनुपात। ओके, इसमें हम कैसे कंपेयर करते हैं? इसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे एक हमारी एसेट्स है और एक हमारी लायबिलिटीज़ है, ठीक है। हमारी एसेट है 2 लाख रुपीज़ और लायबिलिटीज़ है हमारी 1 लाख रुपीज़। तो अब इसको एक्सप्रेस कैसे करें रेशियो के अंदर? नेट रेशियो के अंदर आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अब नेट रेशियो में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, ये सारे ज़ीरो कट गए, हाँ भाई, यहाँ बच गया 2:1, यानी कि लायबिलिटी हमारी 1 है तो हमारी एसेट कितनी है? 2 है। ये हो गया नेट, एक्सप्रेस करते हैं नेट रेशियो के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक और, वो आता है रेट के हिसाब से, या फिर बोल सकते हैं इतने गुने, इस हिसाब से। तो रेट बोलूँगा मैं इसको, रेट के हिसाब से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड नंबर आ जाएगा आपके रेट के हिसाब से। रेट में जो है आप उस रेशियो को बता सकते हैं दर के आधार पर, दर में अनुपात बताना, ठीक है। अब ये कैसे होता है? इसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज। अब करो भाई इसको, एसेट्स अपॉन लायबिलिटी करो, ये इसमें फॉर्मूला बन जाता है। तो एसेट्स कितनी होगी? 2 लाख रुपीज़ की, और लायबिलिटीज कितनी होगी आपकी? 1 लाख रुपीज़ की। अब डिवीजन करके देखो, ये कितना आ गया? 2, और यहाँ आ गया 1। तो हम इसका 1 नहीं लिखते, इसका आंसर क्या आएगा? आप 2/1 भी करेंगे तो अब डिवाइड जाएगा, तो आंसर ऑटोमेटिक क्या बचेगा? वैसे तो इसका आंसर ये है 2/1। अब यहाँ पर आंसर फाइनल क्या आएगा? 2। तो हम इसमें ये बताते हैं कि जो हमारी एसेट्स है ना, वो लायबिलिटी से 2 गुना ज़्यादा है।
है ना। यानी कि इसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जो हमारी एसेट्स है वो लाइबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 2 गुना। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज जो है ना, हमारी जो लाइबिलिटी है उससे हमारी एसेट कितनी है, 2 गुना ज़्यादा है, ऐसे हम इसको बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पीछे 1 तो होता है लेकिन वो 1 हमको लिखना नहीं होता है। बाकी 1 तो होता है कि लाइबिलिटी अगर 1 हो तो हमारी एसेट 2 है, अगर लाइबिलिटी 1 है तो एसेट 2 है, लेकिन हम इसको कभी भी शो करते नहीं हैं, ये साइलेंट रहता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा बेटा। हमेशा जब भी ऐसा आंसर आए ना डिवाइड करके, जब भी ऐसा आंसर आए डिवाइड करके, है ना, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज जो है और या जो हमारी एसेट है वो डबल है, किससे, लाइबिलिटी से। अगर लाइबिलिटी 1 है तो एसेट 2 है, लेकिन ओनली 2 लिखा हुआ होगा यहाँ पर। तो अब आपको वहाँ समझना पड़ेगा इस 2 के पीछे 1 तो होगा ही होगा। आपको दिखेगा नहीं लेकिन आपको सोचना है हाँ इसके पीछे 1 है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आगे जब हम फॉर्मूलेज के ऊपर आते हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं तब। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका परसेंटेज का, कि रेशियो जो है हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, रेशियो को हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड आता है हमारा परसेंटेज बेस या परसेंटेज में रेशियो निकालना अनुपात के आधार पर। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, हाँ प्रतिशत, प्रतिशत के आधार पर निकालना, प्रतिशत में अनुपात निकालना। अब इसमें क्या हो जाएगा देखना, इसमें यही फॉर्मूला, एसेट लगेगा अपॉन लाइबिलिटीज करेंगे। हाँ सर करो, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख और हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। अब आंसर आएगा आपका 200%। ये परसेंटेज में हो गया। मेरा फर्ज बनता है जयंत वापस सिखाना, है ना। ओके, तो ये परसेंटेज को अब देखो, आप बोल रहे हो जयंत वापस बताओ, आप बोल रहे हो पहले सीखा है, अब नमन बोल रहा है 2 सेकंड बार और रिपीट कर दो। अब बताओ जयंत। सेकंड एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो भाई, रेशियो जो है ये रेशियो, ये बेटा अगर आप रेट के हिसाब से निकालोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक के अंदर दूसरे का डिवाइड करना पड़ेगा और उसके जो अंदर आंसर आएगा ना उसके पीछे 1 हमेशा साइलेंट रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। ये है इसका मतलब। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। और अब मैं बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिकली ले जाऊंगा क्योंकि इसमें से कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है, और वो प्रैक्टिकली पार्ट जो आपका है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो। तो नेक्स्ट बहुत सारे चार्ट बनवाऊंगा जो आपको याद करने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो यानी कि अनुपातों का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक में किया गया है उस हिसाब से रेशियो के 2 पार्ट किए गए हैं, 2 टाइप से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। अब वो 2 कौन से मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक वर्गीकरण। ओके, फिर इसके अंदर एक सेकंड और है, उसमें भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया और वही मेन है, वो है स्ट्रक्चरल नहीं है, फंक्शनल। क्लासिफिकेशन वही पूरा चैप्टर कराऊंगा, एक एक चीज़ कराऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन कराऊंगा सब में, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा आपका कार्यात्मक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, कार्यात्मक वर्गीकरण। अब स्ट्रक्चरल के अंदर जो कौन कौन से रेशियो है जो स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं
तो उसमें आपका फाइनेंशियल रेशियो हो गया, इनकम स्टेटमेंट के रेशियो हो गए, या कंबाइंड रेशियो हो गए। तो इसके अंदर आते हैं आपके, इसको ए कर देते, ये बी कर देते, फाइनेंशियल रेशियो, और ये जो फाइनेंशियल रेशियो होते हैं ये पूरे के पूरे आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं? बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। ये याद रखना हमेशा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो आपके फाइनेंशियल रेशियो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं। फाइनेंशियल रेशियो सारे के सारे बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। फिर आते हैं आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो होते हैं ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियो। अब ये इसके नाम से पता चलता है ये किससे रिलेटेड होंगे, आप बताइए। ये आपकी इनकम से रिलेटेड होंगे, आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होंगे, पूरा का पूरा पीएनएल से रिलेटेड होंगे ये सारे। और थर्ड नंबर आता है आपका, फिर इसके अलावा होते हैं कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो, उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइंड होते हैं, जिसको हम संयुक्त बोलते हैं। कंबाइंड रेशियो का मतलब हो गया। ओके, आंखें बेचारी थक गई है सुबह से। हाँ, आंखें दिख तो रही है मेरी आपको? मेरे को ऐसा लग रहा है छोटी हो गई थोड़ी। हाँ सर, चलो देखो, फिर आते हैं आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और ये मेन है। अब फंक्शनल के अंदर आपके सारे आ जाएंगे, बैलेंस शीट वाले भी आ जाएंगे, आपके पीएनएल वाले भी आ जाएंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हिंदी में बोलते हैं तरलता अनुपात। ओके, ठीक है, दिख रही है? ओके, दिख रही है। हाँ, फिर सेकंड नंबर आता है आपका इसका सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको शोधन क्षमता अनुपात बोलते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। मैं क्या कह रहा हूं, आप शुरू से सारे चार्ट बनाना स्टार्ट कर देना, याद करना स्टार्ट कर देना। चार्ट याद होंगे तो एक माइंड के अंदर इमेज बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। रेशियो क्रियाशीलता अनुपात। फोर्थ नंबर है इसके अंदर, एक्टिविटी के बाद में आता है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हिंदी में बोलते हैं इसको लाभदायकता अनुपात। दिख रहा है? हाँ, लास्ट में आ जाएगा वही आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, यानी कि विनियोग विश्लेषण अनुपात। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, यानी कि विनियोग विश्लेषण अनुपात हिंदी के अंदर। अब है क्या इस चैप्टर के अंदर समझना, ये जो मैंने 5 रेशियो बताए ना आपको, इधर कौन सा वाला छोड़ा दिया? अरे वो पढ़ाऊंगा भी नहीं बेटा मैं, वो इतना ही है, इससे आगे है भी नहीं। ए पॉइंट वाला इतना ही है, इसके आगे बुक में है ही नहीं, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा? ठीक है, अपन जो है सीधा ये स्टार्ट करेंगे। ये तो पूछ सकते हैं ना भाई, फाइनेंशियल रेशियो किससे रिलेटेड होते हैं? बैलेंस शीट से। पीएनएल से रिलेटेड जो होते हैं वो पीएनएल स्टेटमेंट रेशियो होते हैं। कंबाइंड में ये दोनों शामिल होते हैं। ये कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ क्या है पता है? ये सब कुछ क्या है? ये कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन है, और ये सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ मैं। हाँ, ये लिक्विडेशन रेशियो हो गए, सोल्वेंसी रेशियो हो गए, एक्टिविटी रेशियो हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो हो गए। इनके अंदर खूब सारे फॉर्मूलाज है, खूब सारे कॉन्सेप्ट है, और उनको अपन को एक एक करके करना है।
सबसे फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा लिक्विडिटी रेशियो, और उससे जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो है, उसके अंदर लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी कई सारे रेशियो है ना। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियो है, तो वो मैं आपको बताता हूं पहले। तो हम फर्स्ट कौन से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल। फंक्शनल के अंदर फर्स्ट कौन सा है, लिक्विडिटी। फिर मैं पूछूंगा अगला कौन सा है, तो आपको बताना है सॉल्वेंसी, फिर एक्टिविटी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर इन्वेस्टमेंट, और फिर चैप्टर कंप्लीट। हाँ आप करो तो बढ़िया है, नहीं तो मैं खुद चार्ट बनवाऊंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो यानी कि तरलता अनुपात। अब इसके अंदर 3 है, इस लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कितने हैं आपके, 3 है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर 3 रेशियो है। अब 3 रेशियो कौन कौन से है वो इंपॉर्टेंट है इस लिक्विडिटी के अंदर। तो इसके अंदर एक है करंट रेशियो, फर्स्ट करंट रेशियो। करंट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं चालू अनुपात, चालू अनुपात, ठीक है। सेकंड नंबर है इसके अंदर लिक्विड या क्विक रेशियो बोलते हैं, तो मैं इसको लिक्विड बोल सकता हूं। लिक्विड के अंदर लिक्विड है ना, लिक्विड बोल सकते हो आप इसको लिक्विड, और क्विक रेशियो भी बोल सकते हैं, क्विक रेशियो यानी कि तरल या, और क्विक को हिंदी में क्या बोलेंगे पता है, क्विक को हिंदी में त्वरित। तो इंग्लिश में याद रखे, वो ज़्यादा सही रहेगा। फॉर्मूले आप इंग्लिश में लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, हिंदी तो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। फिर है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ओके, रेशियो, इसको हिंदी के अंदर बोलते बेटा पूर्ण तरलता अनुपात। क्या नाम है, गजब, पूर्ण तरलता अनुपात। अब इनके फॉर्मूलेज पे आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। पहले आपको फॉर्मूले लिखाता हूँ, फिर वो सारे फॉर्मूले भी समझेंगे और उन फॉर्मूल्स की टर्म्स भी समझेंगे, और ये चीज़ें क्या है वो भी बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। तो फॉर्मूले इसके तो बहुत आसान है, इसके तो बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला सबसे आसान है करंट रेशियो का, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बहुत बहुत आसान है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या कंपैरिजन है, इसको शॉर्ट में अपन CA अपॉन CL भी बोलते हैं। फिर आता है आपका लिक्विड या क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला भी इजी है, कोई ऐसा है नहीं, बस आपको लिक्विड एसेट लेनी है, लिक्विड एसेट, और डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी का। लिक्विड या क्विक एसेट भी बोल सकते हैं आप इसको, लिक्विड की जगह करंट लायबिलिटीज, यानी कि LA अपॉन CL, शॉर्ट में लिक्विड एसेट LA, करंट लायबिलिटी CL। फिर है आपका ऑब्सोल्यूट यानी कि लास्ट वाला, और ये तो सिर्फ रेशियो बता रहा हूँ बेटा, अभी इसके टर्म्स बाकी है, इसके क्या बाकी है, टर्म्स बाकी है। वो टर्म्स आपको याद होंगे तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो वो टर्म्स याद होने बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं, हर हालत में नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो अगला वाला है आपका थर्ड वाला, इसका वैसे फॉर्मूला जो है वो अलग से दिया हुआ आपकी बुक में है नहीं, इसका फॉर्मूला आपकी बुक में अलग से दिया हुआ नहीं है। उन्होंने क्या किया है, जो ये वाला है ना क्विक वाला, इसको ही लिक्विड मान लिया है। ओके, ठीक है, दो ही है, करंट और लिक्विड। तो ये क्विक वाला और ये वाले का आपके फॉर्मूला नहीं है। ओके, अब हमको यहाँ ये समझना है, 3 चीज़ें यहाँ आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले CA क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होती है। ओके,
फिर समझना पड़ेगा आपको CL यानी कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। ओके, और फिर समझना पड़ेगा आपको LA लिक्विड एसेट बोल सकते हो, या QA यानी कि क्विक एसेट बोल सकते हो। ये क्या होती है, क्विक एसेट्स क्या होती है। ठीक है, अब करंट एसेट्स का वैसे आप मतलब जानते होंगे, बहुत इजी है। करंट और नॉन करंट एसेट्स अपन ने पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर, कंपनी के अंदर, आपको याद हो तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो होती है जो 1 ईयर के अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो करंट एसेट्स होती है। करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिसका विद इन 12 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर हमको पेमेंट करना पड़ेगा, वो करंट लायबिलिटी होती है। इन दोनों का पता है। क्विक में थोड़ा इससे भी जल्दी, 1 साल भी नहीं, कुछ ही महीनों के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। ऐसा क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, ATM से जाके पैसे निकाल सकते हो, यानी कि वो आपका कार्ड हो सकता है, जिसको हम बहुत फास्ट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हो गई आपकी क्विक एसेट्स। आया समझ में जो मैंने बोला बेटा, बताओ आया कि नहीं आया। करंट एसेट निकालने के फॉर्मूले कई है, करंट एसेट निकालने के बेटा फॉर्मूले कई है, बस आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ अगले पेज पे भी करंट एसेट कौन कौन सी होती है। करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्तियां, हिंदी में क्या बोलते हैं, चालू संपत्तियां। आप इंग्लिश में याद रखिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे विनियोग, चालू विनियोग, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो विद इन 12 मंथ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में, वो करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इसके अंदर इन्वेंट्रीज आ गई, आपका स्टॉक आ गया, इन्वेंट्रीज या स्टॉक आ गया। अब स्टॉक के अंदर कौन कौन सा स्टॉक शामिल है, RM, WIP और FG। आपको पता है इनकी फुल फॉर्म, बताइए जरा। RM की फुल फॉर्म क्या है, WIP की फुल फॉर्म क्या है, बताओ बेटा, बताओ जल्दी बताओ। नहीं पता, सोच रहे हो, वेरी गुड। रॉ मटेरियल, RM मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अध कच्चा माल, यानी कि अभी तक काम कंप्लीट हुआ नहीं है। और फिनिश गुड्स, तैयार माल। ओके, तो ये सब क्या होती है, फिर तो मालूम था, अच्छा ओके, ये सब क्या होता है बेटा, ये सब करंट एसेट होती है। स्टॉक तो हम बेचने के लिए ही रखते हैं ना, अगले साल थोड़ी बेचेंगे, इसी साल ही सेल करेंगे ना। तो विद इन 1 ईयर क्या, हम तो इनको स्टॉक को तो अभी ले जाओ, है ना, बिजनेसमैन इनको बेचना ही चाहता है, तो ये करंट एसेट्स होती है। इसके अलावा 3rd नंबर आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल। याद है किसी को ट्रेड रिसीवेबल बेटा, बैलेंस शीट के अंदर आता था कंपनी में, यानी कि डेटर प्लस BR। हाँ, कोई प्रोविजन बनाया है तो वो लेस कर देंगे, डेटर का कोई प्रोविजन बनाया है तो वो क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे आप। ओके, इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सॉरी, वापस लिख देता हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि नकद या नकद के तुल्य। ये क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, आपका चेक हो सकता है, आपका DD हो सकता है, बहुत है। इसको आप कैश में विद इन 1 ईयर क्या, आप 1 दिन के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो, 2 दिन में करा सकते हो, बस बैंक की छुट्टी नहीं होनी चाहिए ना। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। सर लोन कहाँ से आ गया एसेट के अंदर,
शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब आप पूछोगे नहीं बेटा, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, लोन कैसे आ गया भैया एसेट में? लोन तो लायबिलिटी में आता है भैया, सही कह रहा हूँ मैं? लोन दिया है इस बार बेटा, लिया थोड़ी है, लोन दिया है। और शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब 12 महीने के अंदर अंदर वापस पैसा आ जाना है। अदर करंट एसेट भी होती है इसके अलावा कुछ, अदर करंट एसेट्स, ये आपको याद होना चाहिए बेटा, नहीं तो बाद में इतने फॉर्मूले हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। अदर करंट एसेट्स में क्या आ गया आपको मालूम वैसे होना चाहिए। अदर करंट एसेट्स में क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंस, याद है? एक्रूड इनकम, वो सब प्रीपेड एक्सपेंस आ गए आपके। ऐसे एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर के हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए, या फिर एक्रूड इनकम, इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं है, काम कर लिया पैसा नहीं मिला भाई साहब, बड़े दुखियारी मजदूर हैं, एक्रूड इनकम। फिर कोई एडवांस पेमेंट कर दिया, एडवांस कोई टैक्स पे कर दिया, एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, आ गया समझ में? आ गया तो अच्छी बात है। चलिए करंट लायबिलिटी पे चल लेते हैं बेटा। यहाँ हम आते हैं फिर करंट लायबिलिटी पे। हाँ भाई साहब, चालू दायित्व क्या होते हैं? ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है। इसके अंदर सबसे पहला आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, याद है? करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, याद है? हाँ, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो हेड नंबर 4 नहीं था लायबिलिटी साइड वाला, बैलेंस शीट के अंदर हेड नंबर 4, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड वाला हेड नंबर 4, याद है किसी को? वो वाला ही है पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी। उसमें पहला यही था ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता था, अगर आपको याद दिलाऊं तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगी भैया इधर। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आपको याद रखना है, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा लोन ले रखा है डिमांड वगैरह पे, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर आता है आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होता है बेटा बताओ? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, पीपी, है ना? और क्या आता है? अदर करंट लायबिलिटी, वो पूरा बैलेंस शीट का हेड नंबर 4 है ना, वो लिख रहा हूं मैं इधर, और कुछ नहीं लिख रहा हूं। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी हो सकती है? ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो, जैसे इसके अंदर जो है आपके इंटरेस्ट एक्रूड है लेकिन आपने पे नहीं किया, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कोई खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव्ड होगी, जिसको हम एक और नाम से बोलते थे अनअर्न्ड इनकम, वो इधर आ जाएगा। ओके, हाँ, कोई अनपेड डिविडेंड है, कॉल सीनियर है, अनक्लेम डिविडेंड है, वो भी इसमें आ जाएगा। अनपेड डिविडेंड, आपको डिविडेंड पे करना था लेकिन आपने डिविडेंड पे किया नहीं। अनक्लेम डिविडेंड, हमने तो डिविडेंड पे किया, सामने वाला साला ले गया ही नहीं शेयर होल्डर, अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड और अनक्लेम में बहुत फर्क होता है ना। अनपेड मतलब हमने नहीं दिया है, कंपनी ने नहीं दिया है अपने डिबेंचर होल्डर को। अनक्लेम्ड मतलब क्या होता है पता है?
भाई ले जा, सामने वाला नहीं ले जा रहा, शेयर होल्डर नहीं ले जा रहा, हो सकता है स्वर्ग सिधार गया हो और उनके बेटों को पता ही नहीं हो कि पापा को डिविडेंड मिलता है ना, अनक्लेम डिविडेंड। और इसके अलावा जैसे कॉल्स इन एडवांस आ जाती है कोई, तो यहां आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पे बेटा इंटरेस्ट रेट क्या है बताइए? कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट रेट क्या देते हैं हम कंपनी के अंदर, जल्दी बताइए, ऐसे चेक कर रहा हूं। 12 मत लिखो बेटा, 12% पर एनम, ये सही आंसर होगा जो लिखेगा, 12% पर एनम। और कहां लिखा हुआ ये? टेबल एफ। कहां लिखा हुआ है? टेबल एफ के अंदर। और टेबल एफ कहां है ये बता दो, टेबल एफ कहां है? टेबल एफ कहां बनी हुई है बेटा? टेबल एफ कहां बनी हुई है बताओ? कंपनी लॉ में कहां? कंपनी लॉ में कहां बेटा? उसका सेक्शन बताओ या उसका शेड्यूल बताओ। कंपनी एक्ट 2013 माना, सेक्शन 54। नो बेटा, वो लिखा हुआ है टेबल एफ जो दे रखी है वो आपको दे रखी है शेड्यूल नंबर, शेड्यूल आपका फर्स्ट, उसके अंदर है टेबल एफ। ओके, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर दे रखी है टेबल एफ। ओके, हाँ आ जाइए, अपन वापस आ जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लास्ट बढ़ गया आपका 4th नंबर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आपके छोटे मोटे प्रोविजन आ जाएंगे जिनका मतलब छोटे टाइम के लिए बनाया है हमने उसको, कम वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, और भी आपने कोई प्रोविजन बनाया छोटा मोटा तो ओके। प्रोविजन फॉर डिविडेंड एक्सेट्रा। अब मैं कल जो आपकी क्लास लूंगा, मैं क्या कल क्लास लूंगा मेरे को पता नहीं, वैसे कल होली है, वैसे तो परसों तो आपकी क्लास नहीं है, कंफर्म है। कल का मैं मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम है। आपको बताइए मेरे लड़का हुआ था, अभी साल भर का नहीं हुआ, उसकी फर्स्ट होली है, तो उससे रिलेटेड छोटा सा फंक्शन है कुछ। हाँ, एक बात कभी हुआ वो तो अभी 6 महीने का होने वाला है। हाँ तो बेटा अभी जो है मैं आपको क्या कह रहा था, हाँ ये चार्ट याद करके आना। करंट लाइबिलिटीज क्या है, मुंह पे याद होना चाहिए। करंट एसेट मुंह पे याद होना चाहिए। फॉर्मूले अगर नींद में से कोई उठा के पूछ ले तो आपको याद होने चाहिए। तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा बेटा। हाँ वही जयंत ढूंढ करेंगे। तो अगर किसी को ये फॉर्मूले या ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी याद नहीं है, बाद में शिकायत मत करना कि ये चैप्टर समझ नहीं आया। अगर कोई चाहता है कि ये चैप्टर समझ में आए, क्यों, अभी थोड़े से फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बढ़ते बढ़ते लगभग 40 के करीब हो जाएंगे, 40 फॉर्मूले हो जाएंगे और एक साथ याद नहीं होंगे बेटा। ऐसे 3 कभी कराऊंगा, 4 कभी कराऊंगा, ऐसे याद होंगे। तो नेक्स्ट मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा इन फॉर्मूलोज के नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके।